नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे पंजाब से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय चंडीगढ़ में बीजेपी नेता की मारपीट के बाद पंजाब की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर से इस बात को लेकर शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से मुलाकात की है और उसके बाद ये शिकायत की गई। अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश, श्वेत मलिक और दिनेश बाबू, इन सब ने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने सीधे चंडीगढ़ से सामने आ रही है। शिकायत करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे बीजेपी के नेता। अबोहर विधानसभा सीट से विधायक अरुण नारंग पर हमला हुआ है। जगतार बुल्लर इस समय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जगतार जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता पर हमला, उसकी शिकायत भी गवर्नर से कर दी गई है। क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल लाजमी तौर से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अबोहर से विधायक अरुण नारंग पे कल हमला हुआ, उसके बाद हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हमले की निंदा की और उन्होंने डीजीपी को तभी बोल दिया था कि जो भी कसूरवार लोग उनके खिलाफ कार्रवाई, और काफी लोगों के खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन मिला जिसमें जूनियर मिनिस्टर सोम प्रकाश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक और जो सुजानपुर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए दिनेश बाबू, उन्होंने आज पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मुलाकात भी की और जांच की मांग भी की। और उन्होंने बीजेपी ने ये कहा कि पंजाब में जिस हिसाब से कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, उसके चलते पंजाब में गवर्नर रूल लागू किया जाए। और साथ ही के साथ उसके बाद गवर्नर को मिलने के बाद पंजाब बीजेपी के लीडरों की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर भी धरना दिया जा रहा है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पे हमले हो रहे हैं और जिस हिसाब से एमएलए को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तो इससे पंजाब की जो कानून व्यवस्था वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज जो दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से मुलाकात की और उसके बाद शिकायत इस पूरे मामले की है। तो देश में सख्ती के बावजूद कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। ये इस साल की सबसे ज्यादा संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 62,714 नए कोरोना के केस सामने आए। 312 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 28,739 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पहले भी शुक्रवार को 62,258 कोरोना केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में कोविड-19 से 166 लोगों की मौत होने की शनिवार को पुष्टि हुई, जो पिछले साल 23 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा संख्या है। और इसके अलावा संक्रमण के 35,726 नए मामले सामने आए। राज्य की राजधानी की अगर बात करें, मुंबई में कोविड-19 के 6,130 नए केस सामने आए, जो कि महामारी शुरू होने के बाद से शहर में किसी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई है। लेकिन महाराष्ट्र इस मामले में सबसे ज्यादा आगे है। वहां पर संक्रमितों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और मौत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी, संवाददाता, दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले कोरोना का अपडेट बताइए, देश की राजधानी में कैसा है? क्योंकि होली का त्योहार है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बहुत ज्यादा उड़ाई जा सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगभग स्थिति कुछ साधारण नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता की तरफ से लापरवाही हो रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ गाइडलाइन जरूर है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के आंकड़ों की, तो दिल्ली के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा के आंकड़े आ रहे हैं, तो उससे सही है कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइजर और यानी कि हाथों का धोने का जो प्रक्रिया है उसको भी कहीं ना कहीं अपना नहीं रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ने बिल्कुल लाजमी है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से होली पर बाजारों के अंदर रोक लगाई गई है और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि पुलिस के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी कि होली जो है वो अपने घरों के अंदर बनाए, आपस में एक दूसरे से संपर्क ना करें और घरों के व्यक्तियों के सही ही संपर्क रखें। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है होली के दिन भी कहीं ना कहीं आंकड़े जो बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी, होली के त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस समय कैसा माहौल देखने को मिल रहा है देश की राजधानी में? क्या सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी देखने को मिल रही है? बगैर मास्क के लोग घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज है, जिस तरीके से होली के फेस्टिवल को लेकर सरकार ने गाइडलाइन तो निकाली है, अधिकारियों को बोल भी दिया गया है, यहाँ तक कि बाजारों में सख्ती करने के लिए भी कहा गया है। मगर बात करें बाजारों की तो बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ है और लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं रह गया है। यहाँ तक कि जो मास्क है सिर्फ उसके लिए जरूर जुर्माना किया जा रहा है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। मगर जिस तरीके से होली का फेस्टिवल के बिल्कुल आज होली का दहन है और तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बिल्कुल भीड़ देखने को मिल रही है, मगर साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर सरकार कड़े कदम उठाने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो कड़े कदम नहीं उठा पा रहे हैं और बाजारों के अंदर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है और साफ जाहिर है कि एक दो दिनों के अंदर और ज्यादा आंकड़े बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं होली के फेस्टिवल के जिस तरीके से कल होली है और कहीं ना कहीं उसके अंदर आंकड़े जो बढ़ेंगे उससे साफ जाहिर है दिल्ली की स्थिति भी कहीं ना कहीं डराने वाली हो सकती है। जी, मुंबई में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि वहां पर लॉकडाउन भी लग सकता है। ये बड़ा निर्देश वहां पर दे दिया गया है। नाइट कर्फ्यू तो जगह जगह है ही, क्योंकि ये बात रही मुंबई की। क्या देश की राजधानी में दिल्ली में इस तरह की कोई चर्चा? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल कह दिया है, जनता के लिए भी अपील की गई है, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी अपील की जा रही है। अगर जनता लापरवाही करती रहेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है और यही चर्चा जनता के बीच में भी और जनता लगातार समझ भी रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा और मास्क का यूज नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ सकती है और लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है, मगर सरकार की जो गाइडलाइन है यानी कोविड के लेकर जो नई गाइडलाइन है उसको लेकर जितनी बाजारों में सख्ती होनी चाहिए थी उतनी बाजारों में सख्ती देखने को नहीं मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी तरफ से भी लापरवाही है और जनता की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है और कोरोना की स्थिति इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, फिर भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो एक तरफ होली का त्योहार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ नाइट कर्फ्यू से काम चल रहा है। मुरारी सिंह संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई का अपडेट बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो देश की खतरनाक स्थिति है वो वहीं पर है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस इस साल के जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है, 62,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 312 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, महाराष्ट्र का अपडेट बताइए कोरोना को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा हालात खराब वहीं पर हैं। अगर नए अपडेट की बात करें तो 6,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस जो कि मुंबई में पाए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा जो है 35,000 के पार पहुंचा है और लगभग 166 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं काजल, यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब कड़े नियम
कदम उठाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और अभी से ही आने जाने वालों के ऊपर नजर रखी जा रही है। खास करके अगर मुंबई के जुहू चौपाटी की बात करें, गिरगांव चौपाटी की बात करें, अक्सा बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, तो इन जगहों पर पुलिस और बीएमसी की तरफ से अभी से ही नकेल कसी जा रही है ताकि जो आने वाला होली का त्योहार है कल के दिन में, वहां पर संक्रमण न फैले, लोगों की भीड़ संक्रमण न फैलाए, इसे लेकर के कमर कसी गई है। जी काजल, पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी है कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है अप्रैल के बाद से। इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। क्या लग रहा है, लोगों में डर इस समय नजर आ रहा है लॉकडाउन को लेकर, या फिर सिर्फ वो वादे तक रह गया है? काजल, देखिए, जैसे ही लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू की बात कही गई, उसे लेकर के लोगों में डर जरूर है, लेकिन जो सावधानी बरतनी चाहिए वो सावधानी नहीं देखी जा रही है। नियम भले ही कड़क कर दिए गए हों, मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपया जुर्माने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर, रोडों पर थूकने के ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना जो है कि महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन में कही गई है, लेकिन लापरवाही कहीं से भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बगैर मास्क के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में उद्धव सरकार अगर इस 2-4 दिनों में जो नाइट कर्फ्यू है इसका असर नहीं दिखा, अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, तो दिन दूर नहीं होगा कि फिर एक बार संपूर्ण संचार बंदी मतलब लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। जी काजल, होली को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं और क्या उसका पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? काजल, होली को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कह दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यहाँ तक कि जो होलिका दहन होता है उसे भी सार्वजनिक जगहों पर न करने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक जगह, धार्मिक स्थल हो या फिर कोई पार्टी कह सकते हैं कि इस त्योहार को लेकर इन सब पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। अगर असर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार जैसे ही मुंबई पुलिस को भी इन सारे चीजों से चुस्त और दुरुस्त रहने के आदेश दिए, उसके बाद से जो त्योहार था या फिर होली जलाने को लेकर उसमें कोई उत्साह नहीं देखा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लोगों में एक डर सा फैला हुआ है कि तकरीबन 7 बजे ही लोगों को अपनी दुकानें बंद करनी होगी। बहरहाल आज पहला दिन रहेगा लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू का, देखना होगा कि किस तरीके की तैयारी होती है और आम जनमानस इस नाइट कर्फ्यू में किस तरीके का सहयोग कर पाते हैं। जी काजल, जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए क्या एहतियात बरता जा रहा है और क्या थर्मल स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है? लोगों की चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? क्योंकि जब पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी उसके चलते बहुत सारे एहतियात ऐसे थे जिनको लगातार बरता जा रहा था। काजल, यही वजह है कि टेस्टिंग अभियान को काफी तेज कर दिया गया है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, हाँ। वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ टेस्टिंग का अभियान चलाया गया है। मुंबई के एयरपोर्ट पर भी मनपा कर्मचारियों द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे।
तो तस्वीर आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी है। राउत ने कहा है कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी। राउत ने यह भी कहा कि आखिर एक एपीआई लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए और यही जांच का विषय है। साथ ही यह भी लिखा गया कि पुलिस आयुक्त गृह मंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा सचिन वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था। उसे मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया, ये वास्तविक जांच का विषय है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जयंत पाटिल, दिलीप वलसे ने गृह मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया था, मना कर दिया था, तब यह पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा था। और आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र की सरकार सवालों के घेरे में है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ संवाददाता मुंबई से समय लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, यहां पर देखने को मिल रहा है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों में ठनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि संजय राउत ने जितना बड़ा आरोप लगाया है देशमुख पर, उससे खुद सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जयतोर पर काजल, जिस तरह से एनआईए अब जो है एंटीलिया के बाहर मिली जिलेटिन से भरी कार और मनसुख हिरेन मौत के मामले की जांच कर रही है, जिसमें सचिन वाजे सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल खुद जो है शिवसेना उठाने लगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने साफ तौर पे सामना के जरिए कह दिया है कि जो गृह मंत्री को पद मिला है, गृह मंत्री अनिल देशमुख जो जी इस तरह का आरोप कहीं न कहीं आपसी तालमेल को बिगाड़ने वाला है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ सकता है। सत्यप्रकाश, मतलब इतना तो साफ है कि जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है और गठबंधन में भी दरारें हैं। देखिए काजल, जिस तरह से लगातार बीजेपी शिवसेना को लेकर आक्रामक थी, शिवसेना लगातार इस पूरे मामले में चुप्पी साधी थी, शिवसेना की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई। लिहाजा हर बार एक कहा गया कि सचिन वाजे अगर आरोपी है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, उनकी जांच भी की जाएगी। उसके बाद जिस तरह से लगातार सियासी हलचल में ये देखा गया कि शरद पवार ने खुद साफ तौर पर कह दिया था कि अनिल देशमुख जिस तरह से आरोपी बनाए गए हैं, वो महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान लगी और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सकती है। तो तमाम बातें जो दोनों पक्ष की तरफ से कही गई है, वहीं कल देर शाम जो है कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि एनआईए जिस तरह से जांच कर रही है, उसके जांच में कहीं न कहीं पूरे मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, इस तरह का आरोप लगाया है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है, वो कहीं कहीं अपना खुद का तालमेल खो रही है। यही वजह है कि विपक्षी महाराष्ट्र सरकार में सामने बैठी विपक्ष पार्टी लगातार हमलावर है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रही है, वो कहीं न कहीं मजबूती मिल रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आज देर शाम फिर भाजपा की तरफ से एक बड़े जो है कदम उठाने की बात कही जा रही है और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में वापस से जो है प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। वैसे एक बात है सत्यप्रकाश, इतना तो साफ हो गया है इन आरोपों से, इन सियासी सरगर्मी से लगातार इतना तो साफ हो गया है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, 3 पहियों की सरकार है, उसमें भी दरारें पड़ी हुई हैं। इतना तो साफ हो चुका है। कागजल, जिस तरह से आज शिवसेना ने कहा, फिर कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि गृह मंत्री ने खुद आज जो है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे मामले की जांच के लिए चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए पूर्व जज से निवेदन किया। हालांकि पूरी जांच जो है अब इस पूरे मामले की पूर्व जज करेंगे, इसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन जिस तरह से पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपया वसूली का मामला लगाया था, उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर तो है ही है। अब पक्ष दल भी कहीं न कहीं ये जानना चाहता है कि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो कितने सही है। यही नए आयुक्त ने आदेश दे दिया है कि पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि मुंबई के बार रेस्टोरेंट में भी इस तरह के आरोपों को खंडन करते हुए कहा गया है कि
तमाम जो वसूली का मामला वो कहीं कहीं गलत है, क्योंकि एनआईए ने अब तक करीब 25 लोगों का स्टेटमेंट दर्ज किया है, जिसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार महाराष्ट्र की सरकार सवालों के घेरे में फंसते हुए नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस साल के तीसरे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित उन्होंने किया और ये मन की बात का कार्यक्रम 75वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जनता की ओर से भेजी गई चिट्ठियों की चर्चा से की। इन चिट्ठियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को सुना है और आप जुड़े रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। मैं आज इस 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं पूरा देश हमेशा याद रखेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और ये मन की बात का 75वां एपिसोड रहा। आपको बता दें कि जो शुरुआत आज मन की बात की हुई वो उन चिट्ठियों के साथ हुई जो कि श्रोताओं ने, जो कि लोगों ने भेजी हुई थी और उन्हीं चिट्ठियों का जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। साफ तौर पर कहा कि इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन सेनानियों को भी याद किया जो कि शहीद हो चुके हैं। तमाम ऐसी बातें थीं जो कि आज प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और देश में जिस तरीके के हालात हैं आज उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हालांकि कोरोना का जिक्र हर बार होता है, जब से शुरुआत हुई है लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का नंबर आता है तब कोरोना का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि देश में हालात ऐसे हो चुके हैं। 3 बजे की 3 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।